तो हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो मैट्रिक के एग्ज़ामों में अक्सर बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 3 नंबर या 5 नंबर एग्ज़ाम में दिला सकते हैं। तो इसे मैं अपने आसान से भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। ये क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्वेश्चन, बट दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है और दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ये कोई 2 क्वेश्चन नहीं है। मैंने इस दोनों क्वेश्चन को इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनर अक्सर क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट करने के बजाय उसी को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। ये क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे कि इस में उत्तल दर्पण में फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, इसे एक्सप्लेन करना है। या उसी क्वेश्चन को बताया गया है कि सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, F बराबर R/2 सिद्ध कीजिए या R बराबर 2F, क्योंकि बात दोनों बराबर है। देखिए ये डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा कि R बराबर 2F। तो हालांकि दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फिगर ड्रा करना होगा उत्तल दर्पण का। तो हमने उत्तल दर्पण एक ले लिया है जिसका नाम हम M और N ले लेंगे, जिसमें एक प्रधान अक्ष ड्रा किया जाएगा। इस प्रधान अक्ष में पॉइंट P लिया गया है ध्रुव, और ये जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण जो भी आप लेंगे उसमें कॉटेड यानी रंगने का बात को अनदेखा नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। दर्पण Mn ले लिया मैंने, ध्रुव पॉइंट P ले लिया, और इसके बाद यहाँ फोकस होता है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है। जिस बिंदु पर ये बिंदु P, बिंदु F, बिंदु C उपस्थित होते हैं इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। इस प्रधान अक्ष के समांतर एक AB रेखा गुजारी जाती है, जो AB रेखा गुजरने के बाद यह आपतित होने के बाद यह परावर्तित होती है। ऐसे साइन हम लगा देंगे कि इधर से लाइन गया और इधर से चला गया, और ये इसके लंबवत ये परावर्तन के नियम से हम एक जहाँ जो एंगल बनेगा इसका नाम 1 ले लेंगे, इसका नाम 2 लेंगे। 1, 2 लेने के बाद हमें ये आपतित होता है कि यह पॉइंट P पर F पर मिल रहा है, और ये जो लाइन है पॉइंट C पर मिल रहा है। इसमें हम ये जो एंगल है इसका नाम देते हैं हम 3 और इसका नाम देते हैं हम 4। मात्र यही फिगर के सहारे हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि F बराबर R/2 होता है। तो चलिए पहले फिर से एक बार फिगर को समझते हैं। Mn एक उत्तल दर्पण है जिस पर एक प्रधान अक्ष खींचा गया है, जिस पर ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इस उत्तल दर्पण पर AB एक किरण गुजारी गई है जो आपतित होने के बाद फिर परावर्तित होती है, और परावर्तित किरण बिंदु F से मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए इन बातों को हम लिखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हें लिखना इम्पोर्टेंट होता है। तो माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है, जिसमें बिंदु P ध्रुव, बिंदु C वक्रता केंद्र तथा बिंदु PFC बिंदु F फोकस
है। यह मेन दर्पण के बारे में हमने लिखा। अब लिखेंगे कि इसमें प्रधान अक्ष के समांतर ए बी किरण आपतित होती है जो परावर्तन होने के बाद परावर्तित होने के बाद बिंदु, डायरेक्ट लिखिए फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जिन सारी बातों को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, उनको सारे बातों को मैंने लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद इसके बाद हम प्रोसेस होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी इसमें होते हैं उन्हें डील करके F बराबर R/2 को सिद्ध करना होता है। और परावर्तन के नियम से समझते हैं। परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है यदि किसी दर्पण पर आपतित किरण पड़ती है तो यह पड़ने के बाद परावर्तित होती है। जहाँ लंबवत अगर कोई रेखा डाला जाता है तो यहाँ बनने वाला कोण I होता है और यहाँ बनने वाला कोण R होता है। इस I को देते हैं नाम आपतन कोण और इस R को नाम देते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि इसे हम कह सकते हैं कि आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण द्वारा बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो यह परावर्तन का नियम होता है। आप समझ चुके होंगे परावर्तन के नियम के अनुसार। तो और ये जो इसमें I होता है और इसमें R होता है, यह एक दूसरे के बराबर होता है। I बराबर R होता है परावर्तन के नियम से। तो इसलिए इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। आपको दिख रहा होगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। तो चलिए देखते हैं। 1 बराबर 2 होगा परावर्तन के नियम से। हमें दिख रहा है कि यहाँ कोण 2 बराबर कोण 3 भी होगा। तो चलिए लिखते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। आप सोचेंगे कि कैसे भाई 2 बराबर कोण 3 हो गया? तो यह होता है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए आपको बताते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। जब दो समांतर रेखा एक दूसरे के समांतर गुजारी जाती है तो इसके एक तिर्यक रेखा खींची जाती है, तो बनने वाला यहाँ का कोण जो होता है यहाँ के कोण के बराबर होता है। अगर यहाँ 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा। θ1 बराबर θ2 होता है, θ1 बराबर θ2 होता है। तो यह शीर्षाभिमुख कोण से होता है। तो इस शीर्षाभिमुख कोण 2 बराबर कोण 3 लिखने के बाद हम देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4 है। कोण 1 बराबर कोण 4 ये कैसे है? मैं बताता हूँ कि कोण 1 बराबर कोण 4 कैसे है। कोण 1 बराबर कोण 4 जो है संगत कोण से है, संगत कोण से। ये जो मैं लिख रहा हूँ शीर्षाभिमुख कोण से, संगत कोण से, इसे लिखना एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर इसी को देख करके समझता है कि जो स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वह किस तरह से लिखा हुआ है। कि कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण से है। तो चलिए मैं बताता हूँ संगत कोण कहते किसे हैं। जब दो समांतर रेखा एक दूसरे के समांतर गुजारी जाती है तो इस पर जब तिर्यक रेखा खींची जाती है तो यहाँ बनने वाला जो कोण होता है, यहाँ कोण बनने वाले कोण के बराबर होता है। जैसे कि अगर यहाँ θ1 बनेगा तो यहाँ θ2 बनेगा।
यहाँ 45 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा, तो यह संगत कोण कहलाता है। और यहाँ बनने वाला मैंने आपको बताया है पहले कि अगर θ1 यहाँ बनता है, अगर यहाँ θ1 θ3 बनता है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो θ1 बराबर θ3 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, और θ1 बराबर θ2 होगा संगत कोण से। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट। तो कोण 1 बराबर कोण 4 हुआ संगत कोण से। यहाँ से हम देखने के बाद हम देखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 हो सकता है। तो हम लिखेंगे नहीं, इसे समझेंगे केवल। कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 है। कोण 1 बराबर कोण 3, इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2 जो सब शीर्षाभिमुख कोण वाला है, और इसे संगत कोण को मान लीजिए समीकरण 3। इसे ऐसे समझने में हमें आसानी होगी। कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे हुआ, तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड के अनुसार हुआ कोण 1 बराबर कोण 3। जब हम देखेंगे कि कोण 1 के बराबर कोण 3 है तो कोण 1 के बराबर कोण 4 होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 3 के बराबर कोण 4 होगा, कोण 3 के बराबर कोण 4 होगा। जब कोण 3 के बराबर कोण 4 होगा तो हमें यहाँ देखेंगे हम कि कोण 3 के बराबर कोण 4 हो गया, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई त्रिभुज में अगर बनने वाला 2 कोण, यहाँ वाला बनने वाला कोण यहाँ वाला बनने वाले कोण के बराबर हो गया तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 हुआ, हम कह सकते हैं कोण बिंदु BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो गया तो हम कह सकते हैं कि BF बराबर FC, BF बराबर FC, इसलिए BF बराबर FC। BF बराबर FC लिखने के बाद हम आगे देखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक को बहुत छोटा कर दिया जाए, अर्थात छोटा करने का मतलब है कि बिंदु B को बिंदु P के नज़दीक ला दिया जाए, तो BF की लंबाई जो है PF की लंबाई के बराबर होगी। अर्थात BF को अगर PF के नज़दीक ला दिया जाए तो बिंदु बनने वाला B और F के बीच की लंबाई जो होगी PF की लंबाई के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं BF बराबर FC जब हुआ तो हम लिखेंगे ये भाई कैसे हुआ, तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा कर दिया जाए, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा कर दिया जाए तो बिंदु B ध्रुव P के नज़दीक हो जाएगा ना, बिंदु B और बिंदु P के नज़दीक हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं BF बराबर PF, इसलिए हो जाएगा BF बराबर PF बराबर PF होने के बाद चूँकि हम यहाँ इसको लिए थे समीकरण 3, तो इसको समीकरण हम 4 ले लेंगे और इसको समीकरण ले लेंगे 5, और यहाँ लिखेंगे कि FC बराबर PF,
ये कैसे हुआ? तो समीकरण 4 के अनुसार हुआ। अब देखिए बी एफ बराबर एफ सी है, यानी कि बी एफ की जो लंबाई है एफ सी के बराबर है और बी एफ की लंबाई है एफ पी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी। तो उसी बात को मैंने लिखा है कि एफ सी बराबर पी एफ। जब एफ सी बराबर पी एफ होगा तो हम यहाँ से और यहाँ के बीच की लंबाई देखेंगे तो हम लिखेंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी। पी एफ प्लस एफ सी लिखने के बजाय हम लिखेंगे कि पी सी बराबर एफ सी पी एफ प्लस पी एफ। अब एफ सी के बजाय हमने पी एफ क्यों लिखा? क्योंकि इसके अनुसार हमने पहले बताया था कि एफ सी जो है पी एफ के बराबर है, इसलिए एफ सी के बजाय हम पी एफ लिख सकते हैं। ये हुआ, इसको समीकरण 6 ले लेते हैं। ये हुआ जो समीकरण जो 7वां हुआ, ये हुआ 6 के अनुसार समीकरण 6 के अनुसार। हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से हम लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि पी सी बराबर 2pf। मैंने यहाँ एक चीज़ मिस्टेक कर दी है कि पी और एफ के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और आपसे कोई पूछे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण में बना बिंदु P जिसे ध्रुव कहते हैं और बिंदु F जिसे फोकस कहते हैं, तो उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो उसी फोकस दूरी को हमने बताया कि इसे छोटा f से लिखा जाता है और P और C के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे बड़ा R से लिखा जाता है। तो इतना लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि जहाँ जिस बिंदु के बीच की दूरी जो है, जो चिन्ह है, उसे लिखना। तो हम यहाँ PC के बजाय लिखेंगे R, क्योंकि P और C के बीच की दूरी है R, तो इसलिए हम बड़ा R लिखेंगे। बड़ा R लिख दिया और 2 का 2, और PF है, PF के बीच की दूरी है छोटा f, तो इसलिए हम छोटा f लिख दिए। तो यहाँ से अब देख रहे होंगे कि R बराबर 2f सिद्ध हो चुका है, यानी कि हम इसे R बराबर 2f अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो हम इतना ही तक लिख करके इसे छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे कि f बराबर, चूँकि r बराबर 2f, इसलिए आप इसे एक लाइन में लिखिएगा। जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इसे एक लाइन में लिखिएगा, इसके नीचे ये नहीं कि इसके बगल में लिखिएगा। तो r बराबर 2f लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f बराबर r/2। ये हो गया है एक्सप्लेन किसका, कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। और हाँ, एक और बात कि अगर मेरे द्वारा लिखा गया जो बोर्ड पर जो लेटर्स हैं, अगर इसे आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, इसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा।